विश्वविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करना चाहते हैं वो टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर से संबंधित, और टॉपिक का नाम है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है, और लोकतंत्र का जिस रूप में विकास हुआ वो इस रूप में नहीं था। लोकतंत्र का वर्तमान में जो रूप हम देखते हैं वो इस रूप में नहीं था। सवाल ये है कि लोकतंत्र का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था। आज हम उसी प्रारंभिक स्वरूप की चर्चा करेंगे। लोकतंत्र, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह लोगों का बनाया हुआ तंत्र है, सिस्टम है, और इसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेशिया इन दो शब्दों से बना है। डेमोस का अर्थ होता है उस भाषा में जनता, और क्रेशिया का अर्थ होता है शक्ति। तो डेमोक्रेसी को या लोकतंत्र को जनता की शक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं। एक शासन व्यवस्था के रूप में डेमोक्रेसी को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि यह वो शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता के केंद्र में जनता होती है। जनता ही शक्ति का स्रोत होती है और वही शासन संचालन का केंद्र बिंदु होती है। लोकतंत्र के उदय पर जब हम जाते हैं या इसके इतिहास में जब हम जाते हैं तो आज से 2500 साल पहले हमको जाना पड़ता है। और कहाँ जाना पड़ता है? यूनान में, ग्रीस में जाना पड़ता है, जहाँ पे उस समय छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, और उन राज्यों को वहाँ की भाषा में पोलिस कहा जाता था, और जिसका अंग्रेजी अनुवाद सिटी स्टेट हुआ करता था, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं नगर राज्य। इसका अर्थ हुआ कि वो राज्य ऐसे थे जो नगरों जैसे थे। जैसे वर्तमान समय में जिन नगरों की जनसंख्या कितनी है, 5000 10,000 उस समय हुआ करती थी। आज तो नगर भी करोड़ों की या लाखों की जनसंख्या के हैं। लेकिन उस समय जो राज्य हुआ करते थे, जिनको ग्रीस में पोलिस कहा जाता था, वो 5 से 10,000 की जनसंख्या के हुआ करते थे। और यहाँ पे वो जो 5 से 10,000 जनसंख्या वाले राज्य थे, वो सब अपना शासन संचालन करने के लिए एक स्थान विशेष पर इकट्ठा हो जाया करते थे, और विधायी कार्य, कार्यपालिका कार्य और न्यायिक कार्य, सारा कार्य वो एक स्थान पर इकट्ठे होकर स्वयं संचालित कर लिया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जनता की शासन में सीधी भूमिका थी। यही लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र होता है जिसमें जनता सीधे शासन में भाग लेती है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, ये संभव नहीं था। जनसंख्या बढ़ती गई, सिटी स्टेट्स के बदले राष्ट्र राज्यों का उदय हो गया, बड़े बड़े भूभागों पर राज्य स्थापित हो गए, और करोड़ों अरबों की जनसंख्या के राष्ट्र बन गए, देश बन गए। अब इतनी पॉपुलेशन को या इतनी जनसंख्या को एक स्थान पर इकट्ठा करके शासन संचालन करना व्यावहारिक नहीं था। इसलिए लोकतंत्र के एक दूसरे रूप को अपनाया गया, जिसमें जनता स्वयं शासन में भाग न लेके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है, और इसे कहा गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है, न कि प्रत्यक्ष रूप से सीधे भाग लेती है। तो वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। वर्तमान युग प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का है। लेकिन फिर भी प्रश्न ये उठता है कि फिर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की चर्चा क्यों करते हैं? हमारे पॉलिटिकल साइंस विषय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक टॉपिक के रूप में क्यों रखा गया है? तो उसका भी अपना एक आधार है रखे जाने का।
वो आधार है कि अभी भी दुनिया के कुछ एक भागों में, खास करके स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है, और अमेरिका में भी कुछ अंशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ तत्वों को अपनाया जाता है। और वर्तमान प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्य रूप से 3 रूप प्रचलन में हैं। और वो 3 रूप कौन कौन से हैं? वो 3 रूप हैं लोक निर्णय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेफरेंडम। दूसरा है आरंभक, इसे हम पहल भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है इनिशिएटिव। और तीसरा रूप है प्रत्याह्वान या वापस बुलाना, और इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है रिकॉल। तो वर्तमान प्रतिनिधिमूलक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोकतंत्र के ये 3 रूप प्रचलन में हैं। अब ये 3 रूप क्या क्या हैं, कैसे हैं, इनकी अलग अलग संक्षेप में हम लोग चर्चा कर लें तो हमारा ये जो टॉपिक है ये पूर्ण हो सकता है। लोकमत निर्णय क्या होता है? लोकमत निर्णय में सरकार की किसी नीति या किसी कानून पर जनता की राय ली जाती है। तो लोकमत निर्णय को हम इस रूप में कह सकते हैं कि यदि सरकार कोई कानून बनाती है या कोई नीतिगत निर्णय लेती है तो उस पर जनता की राय लिया जाना ही लोकमत निर्णय कहा जाता है। इसका एक उदाहरण थोड़ा समसामयिक है, वो है ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग होना। अभी पिछले ही वर्ष ब्रिटेन में इस कानून को लेकर जनमत संग्रह हुआ, जिसमें जनता ने बहुमत से इस कानून के पक्ष में निर्णय दिया, मतदान किया। तो लोकमत निर्णय किसी कानून पर या सरकार की किसी नीति पर जनता की राय लिया जाना कहा जा सकता है, जैसा कि ब्रिटेन में हुआ। लेकिन इस लोकमत निर्णय की थोड़ी सी आलोचना भी की जाती है। वह आलोचना की जाती है कि नीति निर्माण या कानून निर्माण यह विशेषज्ञता का काम है और इसे जन सामान्य को सौंपना उचित या उपयुक्त नहीं है। लेकिन फिर भी इस कानून के पक्ष में इतना कहा जा सकता है कि लोकतंत्र को आम जनता के नज़दीक ले जाने के लिए लोक निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी लोक निर्णय का एक पूरक रूप है जनमत संग्रह। इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेबिसिट। प्लेबिसिट किसी विशिष्ट मुद्दे पर जनता की राय लिया जाना कहा जाता है। हम लोग प्रायः चर्चा कर सुनते हैं कश्मीर में प्लेबिसिट कराया जाए, जनमत संग्रह कराया जाए कि कश्मीर भारत में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा। तो किसी एक विशिष्ट बिंदु पर, विशिष्ट मुद्दे पर जनता की राय लिया जाना जनमत संग्रह कहा जाता है। अब कश्मीर पर जनता की राय ली गई नहीं ली गई वह अलग अलग बहस का विषय है, उसमें हम लोगों को अभी नहीं जाना है, उस पर फिर कभी चर्चा होगी। तो जनमत संग्रह के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए कश्मीर में प्लेबिसिट फ्रंट वगैरह भी वहाँ बने थे, तमाम अलगाववादी आंदोलन भी चले थे। तो जनमत संग्रह लोक निर्णय का एक पूरक रूप है जिस पर किसी विशिष्ट मुद्दे पर जनता की राय ली जाती है। तो ये पहला रूप हुआ जिसे हम लोक निर्णय, रेफरेंडम, और इसके पूरक रूप को हम प्लेबिसिट कहते हैं। अब आइए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दूसरे रूप की चर्चा करते हैं जिसे हम कहते हैं आरंभक या पहल भी इसे कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में इनिशिएटिव कहते हैं। और इसमें किसी कानून
या नीति निर्माण की पहल या शुरुआत कह लीजिए आम जनता के द्वारा की जाती है। इसे हम कह सकते हैं जब आम जनता किसी कानून के लिए स्वयं अपने स्तर से पहल करे, तब इसे आरंभक या पहल या इनिशिएटिव कहा जाता है। इसका थोड़ा सा मिलता जुलता उदाहरण हम दे सकते हैं। विगत वर्षों में हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की जो समस्या रही है, उसको दूर करने के लिए 40 वर्ष से एक लोकपाल जैसी संस्था के गठन की डिमांड होती रही है, लेकिन उसका गठन हो नहीं पाया। और इसी लोकपाल के गठन को लेके भारत में 2011 में बहुत बड़ा आंदोलन चला और उसमें यह मांग थी कि भारत में एक लोकपाल संस्था गठित की जाए कानून के द्वारा। तो इस पहल को हम आरंभक या पहल के रूप में देख सकते हैं कि जनता ने स्वयं इकट्ठे होकर किसी कानून को बनाने की मांग की। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दूसरा रूप है, जिसे हम आरंभक या पहल या इनिशिएटिव कहते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का तीसरा और अंतिम रूप है प्रत्याह्वान या वापस बुलाना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिकॉल। रिकॉल को समझना इसलिए आसान है क्योंकि रिकॉल का मतलब वापस बुलाना। किसको वापस बुलाना? अपने प्रतिनिधियों को, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाना। यदि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के कार्यों से संतुष्ट ना हो, उनकी गतिविधियों से, उनके चरित्र से संतुष्ट ना हो, तब वह उन्हें अपने अधिकारों से वापस बुला सकती है। मतलब उनको उनके पद से विस्थापित कर सकती है, हटा सकती है। इसे वापस बुलाना कहा जाता है। इसको और सरल भाषा में समझे तो हम कह सकते हैं कि किसी लोकसभा के सदस्य को या किसी विधायन सभा के सदस्य को जनता अपनी वापस बुलाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए उसको उसके पद से पदच्युत कर सकती है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का तीसरा रूप है, जिसे रिकॉल कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वर्तमान अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के युग में, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के युग में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के ये रूप, तीन रूप कहीं कहीं प्रचलन में हैं, जिनकी वैसे तो कोई उपयोगिता नहीं है, परंतु लोकतंत्र को, उसकी जड़ों को और मजबूत करने के लिए, जनता के हाथों में और शक्तियां देने के लिए, जनता को और गरिमापूर्ण और स्वतंत्रता देने के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग वर्तमान अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के युग में किया जाता है। मुझे लगता है कि इतनी जानकारी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।